हाँ, तो बच्चों, हम लोगों ने अध्याय 2 जल पाठ देख रहे थे। उसके आधे पाठ्यक्रम आप लोगों को बता दिया गया है और उसके आगे का जो भाग है, आप लोगों के पास यदि किताबें हो तो किताबें खोल लें और किताबें खोलने के पश्चात आप ये भाग जहाँ हमने पिछले बार देखा था कि जल का समस्त जंतुओं पौधों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, ये सूची और इसके बारे में आप लोगों को बता दिया था। ये क्रियाकलाप 1 भी आपके लिए करा दिया था। क्रियाकलाप 1 हो जाने के पश्चात अब हम देखेंगे आसूत जल। ये आसूत जल क्या होता है? जल का शुद्धतम रूप। प्रयोगशालाओं में प्रयोगों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आसूत जल प्राप्त करने के लिए जल को गर्म कर वाष्प में तथा वाष्प को संघनित कर जल में बदला जाता है। ठीक उसी प्रकार वाष्पीकरण और संघनन, ये दोनों क्रिया के माध्यम से ही हमारे इस पर्यावरण में वर्षा का भी घटित होना होता है। तो वर्षा का जल भी जो है आसूत जल ही होता है। इसे आप घर में भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बड़ा पात्र लेकर उसके ठीक बीच में एक भारी कटोरी रख दें। अब पात्र में इतना पानी भरें कि कटोरी न तैरे। अब इस पात्र के ऊपर पारदर्शी प्लास्टिक की शीट बांध दें। कटोरी के ठीक ऊपर लगे प्लास्टिक पर एक छोटा सा पत्थर रखकर उपकरण को धूप में रख दें। कुछ देर बाद प्लास्टिक शीट के नीचे कटोरी में जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। यही आसूत जल है। इस प्रकार से उपकरण बनाना है। ये ऐसा व्यवस्था करना है कि जो बर्तन का पात्र, बड़े पात्र का जो जल है वो गर्म होकर के वाष्प होने लगेगा और वाष्प जा कर के ऊपर बंधे प्लास्टिक में चिपकेगा और जब वह ठंडा होगा तो संघनित होकर के इस पत्थर से नीचे, चूंकि प्लास्टिक का सबसे निचला भाग वहीं होगा, तो वहाँ छत की बूंदों में जैसे पानी टपकता है वैसे वहाँ पर टपक टपक करके उस बर्तन में आसूत जल इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर विचार करने योग्य 3 प्रश्न हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य क्यों नहीं होता है? विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल का मतलब यही होता है नदी, तालाब, कुआं, झरना और समुद्र भी जल का स्रोत ही है। और जो हिमनद हैं, बर्फ के द्वारा बने नदियों द्वारा, तो इन सारे स्रोतों से जो जल प्राप्त होता है, अथवा भौम जल भी एक स्रोत है जल का, भूमिगत जल। तो इन स्रोतों से प्राप्त जल पीने, सभी स्रोतों से मतलब इसमें से अधिकता जैसे समुद्र हुआ, बहता हुआ नदी हुआ, इसमें क्या है कई प्रकार के लवण घुले रहने के कारण ये जल अशुद्ध होता है और इसे हम पेयजल के रूप में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं होता है, इसका यही कारण है कि ऐसा जल जिसमें लवण घुले हों, अर्थात अशुद्धियां घुले हों, ऐसे जल को हम पेयजल के रूप में उपयोग नहीं ले सकते हैं। जल को पीने योग्य बनाने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो जो कठोरता उसको दूर करने के लिए उसमें जो कठोरता होता है, 2 प्रकार के कठोरता होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। आशुद्ध जल को हमने समझा। अब जल के भौतिक गुण को देखते हैं। क्रियाकलाप 2 में देखते हैं, एक परखनली को जल से 3/4 भर लें और परखनली को ध्यान से देखें तथा नीचे दी सारणी को कापी में बनाकर जल के गुणों को नोट करें या लिखें। तो सारणी का पहला बिंदु हम देखते हैं रंग। तो जल को यदि हम अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तो उसका रंग क्या दिखाई देता है हमें?
यदि बड़े स्रोत में जैसे समुद्र में देखें तो वह नीला काला दिखाई देता है, तालाब में देखें तो भी वह हल्का नीला दिखाई देता है, गहराई के कारण होता है वह रंग। लेकिन यदि हम एक पात्र में जल ले लें जैसे परख नली में और उसको हम देखते हैं तो उसका कोई रंग दिखाई नहीं देता है। बल्कि हम यह प्रयोग भी कर सकते हैं इसके रंग के संबंध में, जिस रंग का 4 सैंपल लेते हैं और 4 प्रकार के रंग से उस जल को घोल दें, तो जिस रंग को हम घोलेंगे उसी रंग को वह धारण कर लेता है जल। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि जल जो है रंगहीन होता है, उसका कोई स्पष्ट रंग नहीं होता है, वह स्वच्छ होता है, पारदर्शी होता है। और गंध देखें तो जल में विशेष प्रकार का गंध नहीं होता है। यदि कोई विशेष गंध उसमें मिला दिया जाए तो उसी गंध को आत्मसात करके धारण कर लेता है, अर्थात गंधहीन होता है। तो दोनों बिंदु पर देखें, रंग और गंध गंधहीन है। स्वाद भी, यदि हम शक्कर घोल लें तो मीठा और उसमें कोई कड़वा पदार्थ घोल दें तो कड़वा का एहसास दिलाता है। तो जल का जो स्वाद भी होता है स्वादहीन होता है। अब पारदर्शिता का गुण, हर एक पदार्थ पारदर्शी नहीं होता है। पारदर्शी कहने का मतलब, यदि हम इस पार से उस पार देखें, उसको माध्यम बना दें तो उस पार दिखाई दे तो वो पारदर्शी कहलाता है। तो जल में, जो जल के अंदर तालाबों में बहुत सारे शैवाल काई वगैरह उगे रहते हैं, तो उसको हम ऊपर से देखते हैं तो वो जल के अंदर दिखाई देने लगता है। अर्थात इसका यही स्पष्ट अर्थ है कि जल में पारदर्शिता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण जल के अंदर के जो शैवाल काई वगैरह वो ऊपर से ही दिखाई देने लगते हैं। लेकिन यदि उसमें किसी विशेष प्रकार का रंग या मटमैलापन या गंदा हो या अशुद्धियां हो तो वो नीचे के वो पारदर्शिता का गुण खो बैठता है। उसका कारण वही है कि उसमें घुली हुई अशुद्धियां। अब देखते हैं अवस्था। अवस्था जो है, विभिन्न परिस्थितियों में अवस्था अलग अलग हो सकती है, जैसे ताप पर निर्भर करता है। सामान्य ताप पर यदि हम देखें तो जल जो है तरल रूप में, द्रव रूप में पाया जाता है। और यदि हम उसे गर्म कर दें या उसका ताप में वृद्धि कर दें, सामान्य ताप से अधिक ताप दे दें, तो वह जल जो वाष्पीकृत होकर के गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तथा जब जल को हम ठंडा कर देते हैं और उसके तापमान के बिंदु को नीचे कर देते हैं, 0 अंश पर ताप को ले आते हैं, तो वहाँ से जो है जल अपनी अवस्था को परिवर्तित करके वह ठोस अवस्था में आने लग जाता है, अर्थात वह बर्फ में परिवर्तित होने लग जाता है। तो जल की पारदर्शिता ये है। निम्न बिंदुओं को हम देखें इधर। इसके पश्चात हम अगला देखेंगे यहाँ कि ग्रीष्म ऋतु में गर्म क्षेत्रों, स्मरणीय कुछ बातें इसमें दी गई हैं जिसको हमें याद रखना चाहिए। जल की पारदर्शिता के कारण ही प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है। इसका मतलब जो जलीय पौधे होते हैं, जल के अंदर होते हैं, उन्हें भी अपना भोजन निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और चूंकि जल पारदर्शी होता है और इस पारदर्शी होने के गुण के कारण जो है प्रकाश भी उन पौधों तक पहुंच पाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, जल का हिमांक 0 अंश सेल्सियस है, अर्थात इस ताप पर जल ही जल में बदल जाता है। इसे बर्फ का गलनांक या जल का क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस है। इस ताप पर जल उबलने लगता है और भाप को ठंडा करने पर वह जल में बदल जाती है। ये भाप से जल में बदलने की प्रक्रिया को हम संघनन की प्रक्रिया भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में गर्म क्षेत्रों में सामान्यतः कूलरों का उपयोग किया जाता है। कूलर में जल को पंप द्वारा उसके 3 ओर लगी चटाइयों पर गिराया जाता है। हवा गीली चटाइयों में से अंदर आती है और जल का वाष्पीकरण कर ठंडी हो जाती है।
कूलर में लगा पंखा जब चलता है तब वह इसी ठंडी हवा को कमरा को प्रेषित करता है और कमरे को ठंडा करता है। तो ये हो गया हमारा क्रियाकलाप 2। तो बच्चों, आज इतना ही आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देख करके समझने का प्रयास करें, और जब समझ में ना आए तो मेरे व्यक्तिगत नंबर से या इस मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप लोग संपर्क करके इन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद।